हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया, इसका कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा आपका कंसेप्ट बिल्डिंग में, और इसी के बीच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैग्नीशियम के रिबन पर ऑक्साइड की परत जमी होती है, इस परत को हटाए बिना उसे जलाना मुश्किल होता है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सरेस कागज से साफ करना आवश्यक है। आप देखे होंगे कि जब लोहे की कोई वस्तु को आप बाहर में रख देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उससे जब कोई नया चीज़ आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले उस जंग को साफ करते हैं, इसके बाद फिर उससे कुछ नया चीज़ बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसके ऊपर ऑक्साइड का परत जमा हुआ होता है, और उसको जलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर से क्या करें, हम वो परत को हटाएं। तो सरेस कागज़ का प्रयोग करके हम उसके ऊपर का परत को हटाते हैं और इसके बाद उसको जलाते हैं। इसके लिए जलाने के लिए आप इसका समीकरण भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है तो Mg हो गया, और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो O2, और ये आपका MgO बनेगा। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लग जाएगा तो, और यहाँ पे 2 लग जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। जलने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि आपका वाइट कलर का होता है पाउडर ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के 3 लक्षण बताएं। देखिए कैसे पता चलता है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, तो इसका कुछ लक्षण पूछा गया है। तो इसका आंसर है, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण है रंग में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, इसके बाद है ताप का शोषण या उत्सर्जन। इसके अलावे भी कई लक्षण प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अवस्था में परिवर्तन हो गया या फिर अवक्षेप बन गया। तो किसी किसी अभिक्रिया में ज़रूरी नहीं कि सारा इसमें लक्षण प्रदर्शित हो, इसमें से कुछ लक्षण प्रदर्शित हो भी सकते हैं, कुछ लक्षण नहीं भी प्रदर्शित हो सकते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया में एक से ज़्यादा लक्षण भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट है, इसके बाद आपका पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों के घोल को मिलाना है। तो इसका आंसर है, जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो हमें लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्राप्त होता है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट जो होता है और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है, ये दोनों जल में घुलनशील है, ये दोनों जल में घुल जाते हैं। लेकिन जब दोनों के घोल को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, आपका लेड आयोडाइड बनता है PbI2। ये जल में घुलनशील नहीं होता, ये एक अवक्षेप के रूप में हमको मिल जाता है बाहर, और KNO3 तो ये एक्वस के रूप में आपका मिलेगा। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि लेड आयोडाइड PbI2 ये जल में घुलनशील नहीं होता है, ये अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका कलर यदि पूछा जाए तो इसका कलर होगा आपका पीला। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। काफ़ी हल्का है, इसके लिए आपका यहाँ पे लिखा गया है समीकरण भी, C+O2, 2 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये फॉन्ट हमारे पास नहीं था, इस वजह से 2 ये बड़ा है, O2 का ऐसे लिखेंगे O2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है C+O2 CO2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो C का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये किसके कारण हो रहा है, तो O2 के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन हो गया, O2। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक समीकरण क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। इसका आंसर है, रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है। इसमें अभिकारकों तथा प्रतिफलों को उसके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे समीकरण दिखाया गया है C+O2,
जो कि आगे चल के बना है CO2। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कार्बन जब हवा के साथ अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से शब्द में भी लिखा जा सकता था, लेकिन रासायनिक समीकरण जो भी है इसको समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में क्यों दर्शाया जाता है, क्योंकि इसको देख लीजिए, एक इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिखने के लिए, लेकिन जब आप केमिस्ट्री में लिखेंगे तो C+O2 CO2 पूरी दुनिया में ऐसे ही ये समीकरण लिखा जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के सीमाओं को लिखें। रासायनिक समीकरण जो है इसका क्या क्या सीमा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित सीमाएं हैं, इसमें से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, ये बात पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये एक सीमा हो गया। आप जैसे ही इक्वेशन को देखते हैं, रासायनिक समीकरण को देखते हैं, तो उससे ये पता नहीं चलता है कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है या फिर ऊष्माशोषी हो रहा है। इसके बाद दूसरा चीज़ कि इसका वेग भी पता नहीं चलता, अभिक्रिया किस वेग से हो रहा है ये भी पता हमको नहीं चलता। ये भी इसका एक सीमा ही हो गया। समझ लीजिए कि समीकरण यदि हम लिख दिए तो ये हमको ये पता नहीं चलता है कि ये कितना देर में होगा या क्या टाइमिंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्णता या अंशतः। मतलब रासायनिक समीकरण में ये पता नहीं चलता है कि जो अभिक्रिया हो रहा है वो पूरी तरीके से हो रहा है या फिर आंशिक तरीके से हो रहा है। तो ये भी इसका सीमा हो गया कि ये पूर्णता है या अंशतः हो रहा है, ये पता हमको समीकरण देख के नहीं चलता है। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि विस्फोटक या शांत। तो रासायनिक समीकरण से हमको ये पता भी नहीं चलता है कि विस्फोटक अभिक्रिया है या फिर शांत तरीके से हो रहा है वो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कुछ सीमाएं हैं इसका, जिससे कि हम पता कर सकते हैं, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को पता नहीं कर सकते हैं सिर्फ समीकरण देख के, जबकि अभिक्रिया में ये सारा चीज़ इंक्लूड होगा और ये समीकरण देख के हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 6 लिखा गया, ये 7 हो जाएगा। 7, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। इसमें से फर्स्ट समीकरण है Fe2O3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे Al, और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है Al2O3 प्लस Fe। तो इसको संतुलित करना है। फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है, तो इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे 1 Fe है, तो इसको 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, सही है। Al2 यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो इसके लिए 2 यहाँ पे कर दीजिए, तो ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बी नंबर है KClO3। ये अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है KCl प्लस O2। ठीक है, तो इसमें से हम देख लेते हैं K 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 6 बना देते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो अब क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, लेकिन KCl ये सब 2 हो गया, तो यहाँ पे इसके लिए 2 लिख देते हैं, तो 2 पोटेशियम भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, चलिए ये अब संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी नंबर में है Fe और इसके बाद प्लस होगा यहाँ पे Fe प्लस H2O, जो कि बनता है आपका Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं Fe इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसको क्या करते हैं 3 बना देते हैं, 3 Fe हो गया। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर क्या है 4 है, और इधर कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इसी के साथ हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। आई थिंक कि अब ये कंप्लीट बैलेंस हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, ZnCl2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद AgNO3 अभिक्रिया के बाद AgCl, और इसके बाद ये प्लस हो जाएगा ZnNO3 का होल 2। यहाँ पे ये
देख लेते हैं कौन कौन सा अनबैलेंस है। Zn एक इधर है तो एक इधर भी है, ये तो सही है। Ag एक इधर है एक इधर भी है, चलिए अभी तक तो ये भी सही है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन इस साइड 1 है, तो इसको क्या करते हैं 2 कर लेते हैं। 2 जैसे यहाँ पे करेंगे तो Ag हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 यहाँ भी देना पड़ेगा, 2 यहाँ पे दे दिए तो Ag इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। इसके बाद क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, पहले से यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद आई थिंक अब सब बराबर दिख रहा है। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन अभिकारक के साइड दिख रहा है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन प्रतिफल के साइड भी दिख रहा है। तो ये कुल मिला के ये समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान वीडियो था, इसको रिवाइज करिए और इसी से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करने के लिए ये सब कुछ कंसेप्ट रहना आपके पास ज़रूरी है। आगे के वीडियो में हम इसके और भी कुछ जो क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।